5 के फंडे के विनिंग सीरीज 68 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैक्ट्स है वो निम्नलिखित दिया है, वो देखना है। 1 चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ऑफ पार्ट 11 एक फैक्ट दिया है। दूसरा है आर्टिकल 263 अंडर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। आर्टिकल 263 है जो अंडर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट के तहत आता है। थर्ड, प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल इज द टाइटल ऑफ आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 का टाइटल है प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल। विच ऑफ द अबव फैक्ट्स इज और आर करेक्ट? कौन से फैक्ट्स करेक्ट है बताइए दोस्तों, क्लिक कीजिए। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं। चलो मैच करते हैं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों करेक्ट है। थोड़े फैक्ट्स यहाँ पे दिए, देखो यहाँ पे वर्ड ही है फैक्ट्स, इसलिए ये सेंटेंस या स्टेटमेंट के लेवल पर नहीं, सिर्फ आपको डाटा दिया गया है इंटरस्टेट काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में। इंटरस्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में दिया है, जहां पे लिखा है प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल। और आर्टिकल 263 यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो उसके ऊपर का एक टाइटल है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। और ये जो पार्ट 11 है, पार्ट 11 में चैप्टर 2 का टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, उसके तहत जो है 263 आता है। चलो क्या है न्यूज में देख लेते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल ऐसा टाइटल है। ऑन 16 जून 2022 तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको लेटर लिखा और कहा कि भाई एक साल में 3 तो भी एटलीस्ट 3 मीटिंग्स तो होनी चाहिए भाई। किस चीज के लिए? टू स्ट्रेंथन दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिल्डअप विच इज अ क्रक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो बढ़ना चाहिए और जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल है उसको सामने रख के पार्लियामेंट में पास करने के पहले सामने रख के थोड़ा डेलिब्रेशन तो हो जाए, थोड़ा डिस्कशन तो हो जाए। अब देखा जाए तो 1990 में इसकी स्थापना हो गई थी और तब से आज तक सिर्फ 11 बार मीटिंग हो गई है। यानी सोच सकते हैं कि साल में एक बार भी बराबर नहीं, जबकि प्रोसीजर यह है कि कम से कम साल में 3 बार तो भी मीटिंग होनी चाहिए, जो एम.के. स्टालिन इन्होंने अभी डिमांड की है। 2016 में मीटिंग हो गई थी जहां पे पुंची कमीशन जो है इन सेंटर स्टेट रिलेशन के इस पर जो 2010 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनवील्ड द पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 ये दस्तावेज रिलीज किया है। व्हाट इज द कोर थीम ऑफ दिस विजन? ये विजन का जो कोर थीम है वो क्या है? ए, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। बी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेनिट्रेशन टू ग्रासरूट लेवल। सी, इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। एंड डी, वन नेशन वन ग्रिड फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या है आंसर? क्लिक कीजिए। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं। आंसर इज ए, ई पेमेंट्स फॉर everyone, everywhere, every time, and e-payments for 3E, है ना। ठीक है, इस टाइप से देख लेते क्या है न्यूज।
मेन न्यूज में ऐसा है, आरबीआई बैट्स फॉर द सीबीडीसी रेगुलेशन ऑफ फिनटेक्स बीएनपीएल। बहुत सारे इश्यूज है उसमें, ये बना है पेमेंट विजन जो है 2025 में बहुत सारे प्रपोजल्स सबमिट किए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आरबीआई ने कवर किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल दिस फिनटेक्स बाय नाउ एंड पे लेटर बीएनपीएल सिस्टम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया है कि किस ढंग से फ्यूचर हो डिजिटलाइज वे से, और किस ढंग से इंक्लूसिव फाइनेंशियल मिलियू जो है वो डेवलप हो जाए। विजन है एम टू प्रोवाइड यूजर विथ अ सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस। तो बहुत ही अच्छा एक ई रिवोल्यूशन जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में किस ढंग से कारगर हो, इसके ऊपर ये विजन डॉक्यूमेंट फोकस करता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जायंट पपेट depicting a 9-year-old Syrian refugee girl who in the walk project travel across Europe in search of her mother? है ना, किसका नाम है जायंट पपेट, बड़ा खिलौना, कि जो एक 9 साल की बच्ची है, सीरियन रिफ्यूजी बच्ची, जिसने वॉक प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा यूरोप तक ट्रैवल किया, पूरा यूरोप में सिर्फ अपनी माँ की खोज में, है ना। तो ये डिपिक्ट करता है रिफ्यूजी की जो कंडीशन है उसके ऊपर। तो क्या नाम है भाई, व्हाट इज द नेम, ठीक है। ए प्रिटी कैसिल्डा, बी डेरिफा, सी लिटिल अमाल एंड डी माय हबीबा। आंसर क्या है बताइए, चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करते हैं आंसर। आंसर इज सी लिटिल अमाल, लिटिल अमाल ये उसका नाम है। देखो न्यूज में ऐसा है, लिटिल अमाल रिफ्यूजी पपेट हु ट्रैवल यूरोप टू विजिट न्यूयॉर्क। अभी तक ये यूरोप में वर्क कर रहे थे, अभी हाल ही में फर्स्ट टाइम जो है अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रही है पपेट, ये न्यूयॉर्क में पार्टिसिपेट कर रही टू एम्ब्रेस ऑफ रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट्स। पिछले साल जो है 5000 माइल्स का एरिया तुर्की टू लंदन इंग्लैंड ये कवर किया है, माइग्रेंट कैंप में विजिट किए। कहीं पे ये पपेट को सराहा गया और कहीं पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस पपेट वॉक highlighted the plight of millions Syrian refugees in Europe who traveled long distance just because of the civil war in their country। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्यूजी के कॉन्टेक्स्ट में। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द रिसेंटली लॉन्च फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना। चाइना का फुजियन जो विमान वाहु जहाज है ना, उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स है। इट्स अ चाइना's थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज अ न्यूक्लियर पावर्ड, ये न्यूक्लियर पावर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। सेकंड, चाइना's फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड एंड बिल्ड कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, ये चाइना का पहला ही अपने आप में खुद डोमेस्टिकली घरेलू इसमें बनाया गया और कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। थर्ड, चाइना is the only second country after USA to equip aircraft carrier with an electromagnetic aircraft launch system EALS। क्या है EALS? ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम पहली बार ये लगाया गया चाइना की इसमें, और ये सेकंड कंट्री है यूएसए के बाद, यानी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट बताइए करेक्ट कौन से है, मैच करें। ओके चलो मैच करते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी 2 and 3, 2 and 3 ओनली, 1 इज रॉन्ग। इट्स अ चाइना's थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यस इट्स करेक्ट, ये बराबर है दोस्तों, बट इट इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर्ड, है ना। इसके बाद का जो है वो आने वाला है, वो है न्यूक्लियर पावर रहने वाला। ये जो है फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ये कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी
जो ये रहती है अपना शिप रहती है, वो शिप का जो डेक रहता है छोटा रहता है और यहाँ पे ऐसी मशीन लगी रहती है और इसके ऊपर जो है एयरक्राफ्ट रहता है जो ये मशीन पुश करती है और छोटे एकदम से शॉर्ट डिस्टेंस में इसको लॉन्च कर देती है ना। अब ये जो है कैटापुल्ट ये मैकेनिकल वे से वर्क होता है ट्रेडिशनली, लेकिन दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम थी जो बहुत ही सटीक है, कम खर्चा लगता है, कम एनर्जी लगती है, ऐसी है। तो ये अभी चाइना के पास भी आ गई है। चलो क्या है न्यूज में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, China launches high-tech carrier in a naval milestone on the 17 June 2022. Launch a third aircraft carrier, Fujian, with electromagnetic aircraft launch system EMALS. A straight flat deck और resting device है। EMALS क्या है? EMALS ये एक स्टीम कैटापुल्ट से यदि हम कंपेयर करते हैं तो इसका वेट कम रहता है, कम जगह इसको लगती है, कम मेंटेनेंस लगता है और कम मैन पावर लगता है। एक रिलायबल है, फास्ट यूज, क्विक और कम से कम एनर्जी लगती है। तो ऑब्वियसली डेक छोटा हो जाता है। डेक छोटा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट रख सकते हैं और इसका वेट भी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर का कम कर सकते हैं। तो ये इफिशियंसी देता है। अब ये लॉन्च परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर लेता है एकदम प्रिसीशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो हेवी फाइटर एयरक्राफ्ट उसको भी हम लॉन्च कर सकते हैं और लाइट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी यहां से लॉन्च कर सकते हैं। ये देखिए इस ढंग से, ये देख रहे हैं आप, दिस द कैटापुल्ट है ना, इमेल्स कैटापुल्ट। देन द फिफ्थ क्वेश्चन, द नोबेल laureate रशियन जर्नलिस्ट Dmitry Muratov is the co-founder of which newspaper? रशियन जर्नलिस्ट जो नोबेल लोरेट है डिमित्री मुराटोव, ये कौन से न्यूज़पेपर के को फाउंडर है? ए नोवाया गाजेटा, बी कॉमेरसेंट, सी इज्वेस्टिया, डी वेडोमोस्टी, है ना। चारों के चारों जो है ये रशियन न्यूज़पेपर है और ये रशियन न्यूज़पेपर में से कौन से न्यूज़पेपर के को फाउंडर डिमित्री मुराटोव है? आंसर क्लिक करूं, आप बताइए। ओके चलो क्लिक कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए नोवाया गाजेटा। नोवाया गाजेटा एक्चुअली ये प्रो डेमोक्रेसी को प्रिफर करता है, प्रो डेमोक्रेसी है ना, प्रो डेमोक्रेसी, और ये काफी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है ना। बहुत सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क ये करता है। कॉमर्सेंट जो है, ये कॉमर्सेंट एक्चुअली सेंटर राइट आइडियोलॉजी को फोकस करता है। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करता है। ये कौन सी बात करता है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करता है, यानी ये कैपिटलिज्म को थोड़ा सपोर्ट करता है। इज्वेटिया ये तो भाई गवर्नमेंट का पिट्टू है, प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पिट्टू है, गवर्नमेंट जैसा बोलता है उस ढंग से वो पोपट पंची करते रहता है। वेडोमोस्टी जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म जैसा, कॉमर्सेंट जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन पूरा नहीं है। तो कैसा है? लिबरल कंजर्वेटिव है ना, लिबरल कंजर्वेटिव। तो ये हर कोई अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करता है। चलो न्यूज में क्या है देख लेते हैं। भाई न्यूज में ऐसा है कि रशियन जर्नलिस्ट ने अपना नोबेल मेडल सेल के रख दिया है, सेल के लिए सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, है ना। ऑक्शन में डाल दिया है कि यूक्रेन जो रिफ्यूजीज है और यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को वो सपोर्ट करना चाहता है। अब वो कहते हैं कि भाई बहुत कम लोग जो है ये रशियन इन्वेजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये रशियन जर्नलिस्ट जो है ये टेलीविजन प्रेजेंटर भी थे, एडिटर इन चीफ भी थे रशियन न्यूज़पेपर के नोवाया गाजेटा के। 2021 में नोबेल पीस प्राइज मिला है जॉइंटली विथ मारिया रेसा फॉर दियर एफर्ट टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। सो दोस्तों, दिस इज अ ब्रीफ about 5 important questions and their
related data. All the best.